लजिया बचा लाए भैया करके कुर्बानी, अरे फिर ना लौट के आई हैं तोहरी जिंदगानी, फिर ना लौट के आई हैं तोहरी जिंदगानी। अरे भगत सिंह झुलावल गईले फांसी का झुलनवा, भगत सिंह झुलावल गईले फांसी का झुलनवा, दीवारों में चूमल गईले गोविंद कै ललनवा। नमस्कार, मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं मेरे दोस्त? देखिए, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण को, और हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला को। वर्णमाला को हम पूरा समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला को, फिर वर्णमाला के बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है, फिर उसके बाद चलेंगे हम सर्वनाम क्या होता है उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनाम के बाद हम पढ़ेंगे विशेषण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया को, फिर पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को। इस तरह से एक एक चैप्टर जो है हम लोग ख़त्म करते चलेंगे। तो आज प्यारे दोस्त, आज हमारा अध्याय नंबर 1 है, जिनमें हम शुरू कर रहे हैं वर्णमाला को। ठीक है ना? तो चलिए बिना समय व्यतीत ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो आज ध्यान रखेंगे, हमारा पहला अध्याय है। क्या है ये पहला अध्याय है। अध्याय मैं लिख दे रहा हूँ, अध्याय नंबर 1। अध्याय 1 में पहला टॉपिक हमारा क्या है? वर्णमाला। ठीक है ना? आप इसको पहला अध्याय मान के चलिएगा। अध्याय मतलब चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला क्या होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण और माला। ठीक है, वर्ण और माला। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, सपोज मेरे मुख से कोई ध्वनि निकल रही है, और अगर ये ध्वनि सार्थक है और इसे मैं लिख पा रहा हूँ, तो इनको हम क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे। परिभाषा समझिए, मुख से निकलने वाली सार्थक लिखित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। फिर से ध्यान रखेंगे, मुख से, हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकल रही है, अगर वो सार्थक है, उसका कोई अर्थ निकल रहा है और उसे हम लिख पा रहे हैं, तो उन्हें हम वर्ण कहेंगे। तो ध्यान से डेफिनेशन याद रखिएगा, मुख से निकलने वाली सार्थक लिखित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेशन में कोई समस्या नहीं होगी आपको। दूसरी डेफिनेशन आती है वर्णमाला की। ठीक है ना? अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ण को पढ़ा, और माला का मतलब क्या बताया था मैंने? समूह बताया था। कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे वर्ण अगर मिल जाएं तो एक समूह बनाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है ना? मतलब क्या है कि वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा वर्णमाला की। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा सार्थक समूह। समूह बन सकते हैं, लेकिन जब तक उसका एक प्रॉपर अर्थ ना निकले, जब तक उसका सही अर्थ ना निकले, तब तक उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखी है, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। मुझे लगता है कि वर्णमाला की परिभाषा भी आपको क्लियर होगी। अब हम आते हैं, एक नोट पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर पूछा जाए कि बताइए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, आपका आंसर आना चाहिए ध्वनि। क्या होना चाहिए? ध्वनि। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ दे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तब आपका आंसर आना चाहिए वर्ण होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता रहती है, और एग्ज़ाम में आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना? फिर आप चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैंने तो सब पढ़ा नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पूरा अच्छी तरह से गहन स्टडी करते हैं किसी भी चैप्टर का ना, तो आपसे कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। क्या दिया हुआ है? अब फिर से याद रखिएगा, हमने कहा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आप बोलेंगे ध्वनि,
और पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, आप बोलेंगे वर्ण। अब बात आती है सर आपने वर्णमाला बता दिया, अब ये बता दीजिए कि हिंदी व्याकरण में अगर मैं वर्णमाला की बात कर रहा हूँ तो कुल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा वर्णमाला में कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 52 होती हैं। कितनी होती हैं, 52। अंग्रेजी के लेटर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें वहाँ होता है 26, यहाँ उसका दोगुना करिएगा 52 याद रखेंगे। मान लीजिए भूल गए तो आपको याद क्या रखना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, यहाँ 2 गुना करके हम 52 कर लेंगे। ये 52 कहाँ से आते हैं, तो इसको जोड़िएगा, याद रखिएगा। एक सेकेंड ज़रा सा मैं इसे होल्ड करना चाहूँगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे इसके। अब देखिए मैंने कहा 52, कैसे 52 भाई, देखो 11 + 33 + 2 + 4 + 2, जरा जोड़ो से कितना आ रहा है, ये टोटल आएगा 52। 52 टोटल कितने आएंगे बच्चा, 52 आएंगे। अब सर ये 11 क्या है, तो आप याद रखेंगे 11 स्वर होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह वर्ण होता है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर के संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है ना, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ भी कठिन नहीं बताया, हमने जो बात अभी तक बताया है इनको ध्यान रखना। अब इनको मैं ज़रा ब्रेक करता हूँ, एक एक करके बताता हूँ कि कौन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, चलो ज़रा हम आगे देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और सुनो आगे। वर्णमाला हो गया, अब आ जाओ, हमने सबसे पहला क्या लिखा था, 11। 11 हमने कहा स्वर होते हैं, कितने होते हैं भाई, स्वर की संख्या कितनी है, 11। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, स्वर की संख्या कितना मैंने बताया, 11 याद रखेंगे। सर ये बता दीजिए 11 हैं कौन कौन से। तो पहला याद रखेंगे आप, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। गिनेंगे फिर से एक बार, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11। 11 हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा स्वर कितने होंगे, 11, आप गिनते रहना। दूसरा हमने बताया व्यंजन, क्या बताया था, व्यंजन। चलो मैं लिख रहा हूँ, व्यंजन की संख्या कितना बताया था हमने आपको, 33। चलो इसको भी काउंट करवाता हूँ तुम्हें, लिखो मेरे साथ, कै, खे, गे, घे, अंगे, चै, छे, जै, झै, इया, टै, ठै, डै, ढै, आड़ा, तै, थे, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मै। अब काउंट करना, अभी रुक जाओ, य, र, ल, व, ठीक है, शै, सै, सै और है। जरा काउंट करो बच्चा इसको, देखो मेरे दोस्त, 5, 5, 10, 5, 15, 20, 5, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। बताओ 33 हुए कि नहीं। मुझे लगता है कि इस बात में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या,
नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो चलो थोड़ा जगह है तो मैं यहीं लिख दूँ, ठीक है। ये बात में कोई समस्या। तीसरा क्या बताया था हमने, इसके बाद मैंने बताया था दो क्या होते हैं, अयोगवाह वर्ण। कौन से होते हैं, अयोगवाह वर्ण। कौन कौन से वर्ण अयोगवाह होते हैं, एक याद रखेंगे अंग और दूसरा याद रखेंगे अह। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या याद रखेंगे, अनुस्वार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, विसर्ग। याद रखेंगे क्या, विसर्ग। एक बात बताओ सर, एक बात समझ में नहीं आई, इसे अयोगवाह वर्ण कहते क्यों हैं। याद रखिएगा, ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये ऐसे वर्ण होते हैं जो जिसे न तो स्वर में गिना जाता है और न व्यंजन में, इस कारण इसे अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं, अंग और अह। कहीं पर अगर आपको दो बिंदी दिख जाए आगे तो इसको विसर्ग पढ़ा जाता है, और अ या किसी भी अक्षर किसी वर्ण के ऊपर एक, किसी स्वर व्यंजन किसी के ऊपर अगर एक बिंदी दिख जाए, इसका मतलब क्या है, वो अनुस्वार होता है। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, इसके बाद हमने आपको बताया था, मैं ये हटा रहा हूँ उसको, मैंने इसके बाद आपको बताया था 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, 4, इनकी संख्या 4 बताया था ना। आओ मेरे साथ सीखो। 6 त्रय ज्ञ और स्र। वैसे एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका एक्चुअल अगर सही उच्चारण की बात करें तो इसको बोलते हैं कौश। क्यों, इसको बोलते हैं तर, इसको बोलते हैं ज्य ना, ज्य, इसको बोलते हैं सर। क्यों बोलते हैं, पहले ये आप जानिए कि इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। आप जानते हैं कि जब कभी भी एक से अधिक चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो चीज़ें संयुक्त कही जाती हैं। ठीक उसी तरह से जब हम एक से अधिक अक्षर को, जब हम एक से अधिक व्यंजन को आपस में मिला देते हैं, जो नया व्यंजन प्राप्त होता है उस व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक से अधिक को मिलाने के बाद जो नया व्यंजन प्राप्त हुआ है उसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। तो आप देखिए 6 का कौशल का निर्माण कैसे हुआ, हम कौशल क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग 6 कह रहे हैं ना, 6 नहीं है। कैसे, क्योंकि ये क प्लस से मिला के बना है। ऐसे त्र क्या है, त और रै से मिल के बना है। ऐसे ज्ञ जय और इय से मिल के बना है। स्र ये आपका बड़ा स, ठीक है, और र से मिल के बना है। अब देखिए ये दोनों दो व्यंजन मिलने के बाद एक नया व्यंजन बना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो पूछे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आप बोलेंगे 4 होती है। कौन कौन, छ त्र ज्ञ स्र। ठीक है, कैसे बनते हैं पूछा जाता है। मुझे लगता है इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब एक और आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या बच गया भाई, एक बच गया आपको उच्छिप्त व्यंजन, ये लिख दूँ, क्या बच गया, उच्छिप्त व्यंजन। देखो मेरे दोस्त, उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, एक होता है ड और दूसरा होता है ढ। याद रखना, देखो मैंने ड के नीचे लगाया है बिंदी, जो बिंदी हमने लगाया वो इसके नीचे लगाया है। अगर हम इसके बगल में लगा दें, देखो अगर बात एक ज़रा डिफरेंस समझना, अगर यहाँ लग रहा है तो इसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो ये कहलाएगा हमारा पंचमाक्षर। क्या बोला जाएगा, पंचमाक्षर। मतलब हर एक वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे अंग में हम साइड में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं बगल में, वो क्या है, पंचमाक्षर है। क्या कहलाएगा, पंचमाक्षर।
हाँ, मतलब पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर, ठीक है ना। ठीक है, तो जब यहाँ लगे तो क्या बोलेंगे उसको, पंचमाक्षर, और यहाँ लग जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, उच्चिप्त व्यंजन। यहाँ तक मुझे लगता है किसी भाई को कोई समस्या नहीं। मेरे दोस्त, अगर यहाँ तक कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट कर देना। जहाँ तुम्हें समस्या होगी उसको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है तो आप लोग को कमेंट के माध्यम से भी उसको करेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो इतनी बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, टोटल हमने 52 पढ़ लिए। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं और उनका डिटेल करेंगे। और उसके बाद एक क्लास हमारी होगी व्यंजन के बारे में, फिर ये वर्णमाला ख़त्म। तो एटलीस्ट 3 क्लास हमारी होने वाली है वर्णमाला के ऊपर। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को बताओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे क्लास में यार मन से पढ़ो। अगर कंसंट्रेट हो करके पढ़ाई करते हैं ना, वर्णमाला के कोई चैप्टर में कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए, तुम्हारे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ ले, एक भी बाहर से नहीं जाएगा यहाँ से। बस तुम मेरे साथ पढ़ते रहो और कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक ले लो, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में बच्चों ये ख़त्म हो गया, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपको 1-2 लाइन मैं कुछ बताना चाहूँगा। कहते हैं बदल जाना होगा वक्त के साथ, बदल जाना होगा वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखना होगा। बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। बचा हुआ कल से याद रखेंगे। कल से हम शुरू करेंगे स्वर को, कि वर्णमाला कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन में बटेंगे। स्वर क्या होता है पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। और नेक्स्ट क्लास एक हमारी होगी जिनमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला को, व्यंजन को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। और इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना भी मैंने आज पढ़ाया सबको रिवीजन करके आप आएंगे। देखिए, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, समझ रहे हैं। नोट्स में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चीज़ है मायने ये रखता है। अगर समय पर हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए ना, उस उत्तर का, उस नॉलेज का कोई महत्व नहीं है। आपके पास ज्ञान कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, जब तक कोई समय पर काम ना आए, ठीक है। तो इन सब के साथ आज का सेशन मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं कल, ठीक है। बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा।